हेलो गाइस, वेलकम टू गिडर्स अकेड। माई सेल्फ नंदनी। सो आज हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 4 ज्योग्राफी का। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे, मतलब हम आगे का सारा चैप्टर ख़त्म करेंगे आज अपना जो हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया था। पार्ट 1 जो है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब लर्निंग पोर्शन भी है उसमें, बट लेकिन इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देखेगा, उसके बाद पार्ट 2 अटेंड करेगा, क्योंकि उसको वरना कुछ समझ नहीं आएगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वो लिंक देख लीजिएगा और पार्ट 1 देख लेना, फिर उसके बाद पार्ट 2 आप देख लेना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। इसका मतलब ये है कि हमें बात तो करनी है फूड की, खाने वाली चीज़ों की, बट लेकिन वो ग्रेन्स नहीं होंगे। ग्रेन्स का मतलब होता है दानों वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी। तो इसमें अब हमें पढ़ना है अदर देन ग्रेन्स, मतलब वो हैं तो खाने की चीज़ें बट लेकिन अदर देन ग्रेन्स हैं। उगाते तो हम हैं जैसे हम बाकी चीज़ें उगाते हैं, बट लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें है शुगर केन, देन पढ़ेंगे ऑयल सीड्स, देन पढ़ेंगे टी, देन पढ़ेंगे हम कॉफ़ी, फिर उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर वगैरह पढ़ेंगे आगे का। तो अभी 4 हमारे फूड क्रॉप्स हैं, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी। तो सबसे पहले शुगर केन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, ये ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट में ग्रो होता है, जहाँ पे टेम्परेचर इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर्स चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। और दूसरा, इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 21 to 27 और एनुअल रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकता है। इसको बस मैनुअल लेबर चाहिए, मतलब कि हम ये मशीन से नहीं, इसको मशीन के लिए कोई काम नहीं है इसमें, मतलब मशीन से कोई काम नहीं है, इसको लेबर वर्क ही चाहिए। ये लेबर इंटेंसिव मेथड है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव मेथड से ग्रो होता है शुगर केन। ठीक है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर ही चाहिए होती है, मशीन्स काम नहीं आती है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राज़ील के बाद। ठीक है, 5th पॉइंट है, जब मैंने पहले भी ये चीज़ पढ़ाई थी कि जब रेनफॉल लेस होती है, जैसे इसमें हमें 75 से 100 के बीच में चाहिए, अगर उससे कम होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन। तो इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जैसे हम हमेशा करते हैं, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। अब इसमें वो यूपी एमपी वाला केस काम नहीं करेगा, जो मैंने ट्रिक आपको पहले बताई थी, वो सिर्फ फूड क्रॉप्स बट ग्रेन्स में लगेगी। फर्स्ट पार्ट में कराई थी मैंने, अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है और ये फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स है। तो यहाँ पे जो हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं चीज़ों को वो चेंज हो गई हैं। उसके बाद है आपका ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है, जब भी हमें कोई भी ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल मिलता है या मस्टर्ड ऑयल मिलता है या कोई सा भी ऑयल हमें मिलता है, तो ऑयल खुद थोड़ी ग्रो होता है, हमें पहले उसके सीड्स मिलते हैं, फिर हम उससे उसका ऑयल निकालते हैं। ठीक है, हमें वो ऑयल नहीं मिलता है नेचर से, हमें सीड्स मिलते हैं। तो हम उन्हीं ऑयल सीड्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंट ऑयल सीड्स जो होते हैं डिफरेंट एरिया में ग्रो होते हैं इंडिया में। आप ये लगा लीजिए कि 12% जो आपका टोटल प्रोडक्शन एरिया या फिर क्रॉप्ड एरिया होता है कंट्री का, उसमें से 12% जो होता है अप्रॉक्स, वो डिफरेंट ऑयल सीड्स को ही ग्रो करता है। ठीक है, मतलब जैसे 100% अगर एक एरिया है जिसको हम क्रॉप करते हैं, उसमें से 12% जो है वो ऑयल सीड्स का एरिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है जो मेजर ऑयल सीड्स हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, वो कौन से हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर। हम ये सारे जो सीड्स हैं ये हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। आपको सारे लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ लिख सकते हो कि सम मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर 1 to 3, मतलब आप 3 या 4 लिख सकते हो, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लिख के आओगे तो और अच्छी बात है, बट ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद है 3rd पॉइंट, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल्स, मतलब कि जो काफ़ी सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो एडिबल्स होते हैं, खाने के लायक होते हैं, हम उन्हें खा सकते हैं, हम उन्हें कुकिंग में यूज़ करते हैं। बट काफ़ी सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो हम सिर्फ फैक्ट्रीज़ में या फिर प्रोडक्शन में हम उनको यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सोप हो गया, कॉस्मेटिक है, ऑइंटमेंट्स हैं, इन सब को बनाने के लिए वो सीड्स काम आते हैं, वो हम खा नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्राउंडनट, जो है हमारा एक सीड है ग्राउंडनट, वो हमारा खारिफ क्रॉप है और वो
%0.5% कवर करता है पूरे ऑयल सीड प्रोडक्शन में। मतलब 12% ऑयल सीड प्रोडक्शन है तो 6% जो है हम वहाँ पे ग्राउंडनट उगाते हैं और बाकी में हम बाकी सब सामान उगाते हैं। ठीक है, बाकी सारे सीड्स उगाते हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे ऑयल सीड्स के। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर इनमें से कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टी क्या होती है? चाय, जो हमारे घर में रेगुलर पी जाती है। ठीक है, तो चाय क्या होती है? चाय एक एग्जांपल होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत बड़े स्केल पे जब ग्रो करते हैं उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी कल्टीवेशन जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो कि इंडिया में आई हुई है। इंडिया के अंदर नहीं थी ये, मतलब इंडिया ने इंट्रोड्यूस नहीं करी है, इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करी है, बट अब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई है और इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस हैं, टी प्लांटेशंस हैं, वो इंडियंस के हैं। ठीक है, उसके बाद जो टी प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स में वो ग्रो हो जाता है। बस उसको डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, उसके बाद है टी बुशेस जो होती हैं उनको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। पूरे साल हम पूरे साल ग्रो करते हैं तो टी बुशेस जो होती हैं उनको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, अब जो टी है, टी आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसको अबेंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। मतलब टी को उगाने के लिए अबेंडेंट मतलब कि बहुत बड़े अमाउंट में लेबर की ज़रूरत होती है। चीप मतलब सस्ते, क्योंकि हमें बड़े अमाउंट में ज़रूरत है तो हमें चीप लेबर चाहिए होगी। और स्किल्ड लेबर मतलब कि जो जिसको नॉलेज होगी कैसे काम करना है, एक स्किल्ड लेबर चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, वो वाली बात। ठीक है, तो टी के लिए आपके कुछ 6 पॉइंट्स है, आप ये याद कर लेना। अब नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी। हमारी जो इंडिया की कॉफ़ी होती है ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर इट्स गुड क्वालिटी। सो पहला पॉइंट आपका यही है कि इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो हमारी इंडियन कॉफ़ी है वो किससे जानी जाती है? गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में। एक कॉफ़ी की एक वैरायटी आती है अरेबिका वैरायटी। ठीक है, वो येमन से आई है बट अब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसकी जो कल्टीवेशन है वो बाबा बुडान हिल से इंट्रोड्यूस की गई थी और आज भी इसकी जो कल्टीवेशन है कॉफ़ी की वो कहाँ पे होती है? नीलगिरी हिल्स पे होती है। ठीक है, ये तो आपके कुछ 4 चीज़ें थी, मतलब 4 चीज़ें थी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी। अब आपका है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं जो। ठीक है, इंडिया जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है फ्रूट और वेजिटेबल का आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट है और सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया है। तो इंडिया, यहाँ पे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है और चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों ही प्रोड्यूस करता है। मतलब पूरे साल जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी आते हैं हमारे, मतलब वो भी प्रोड्यूस करता है इंडिया, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करता है इंडिया। चाहे वो 3 मंथ्स के फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो 6 मंथ्स के होते हैं, चाहे वो जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो विंटर में आते हैं, बहुत सारे होते हैं समर में आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूरे साल ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडिया सारे तरीके के फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और हमारे इंडिया में ही बहुत स्पेशलिटीज़ हैं फ्रूट्स की भी। मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके प्राइजेस भी हर रीजन में अलग अलग होते हैं और उनकी स्पेशलिटी भी हर अलग अलग रीजन्स की होती है। जैसे मैंगोज़ की बात की जाए तो मैंगो कहाँ के बहुत अच्छे होते हैं? महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, इन सब के जो होते हैं मैंगोज़ बहुत अच्छे होते हैं। ऑरेंजेस की बात की जाए तो नागपुर या चेरापूंजी, इन सब के ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं। बनानास की बात की जाए तो केरला के अच्छे होते हैं। कुल मिला के ये है कि इंडिया के अंदर बहुत स्पेशलिटीज़ हैं, मतलब हर फ्रूट की स्पेशलिटी और हर फ्रूट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर। अभी तक हम सिर्फ उसकी बात कर रहे थे फ्रूट्स की, अब हम वेजिटेबल्स की बात करें तो इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कौन सी वेजिटेबल्स का? पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो, इन सब चीज़ों का जो इंडिया है हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो अभी आपका ये हो गया फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, उसके बाद आपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो हम खाते नहीं हैं
वो क्रॉप्स जो हम खा नहीं सकते बट लेकिन वो भी उगाए जाते हैं, वो भी एक तरीके की क्रॉप कल्टीवेशन ही होती है, वो होते हैं हमारे नॉन फूड क्रॉप्स। तो इसमें हमें पढ़ना है रबर। तो हम रबर से स्टार्ट करते हैं। नॉन फूड क्रॉप है रबर हमारा, तो रबर हम पढ़ते हैं। एक एग्जांपल पढ़ा रही हूँ छोटा सा कि नॉन फूड क्रॉप में क्या होता है। हम रबर के बारे में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और आएगा तो ऐसे ही आएगा कि आप रबर को एक्सप्लेन कर दो या फिर नॉन फूड क्रॉप को किसी को एक्सप्लेन कर दो, तो आप रबर को कराना, ठीक है। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप होता है, पर लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंडर ये ग्रो करता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में ग्रो कर जाता है, बट लेकिन सॉइल की और कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसके अंडर ये ग्रो करता है, ठीक है। सेकंड है, इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से अबव होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें रबर ग्रो करता है। ये मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ग्रो करता है, ठीक है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कुछ 3 पॉइंट्स थे रबर के लिए कि रबर कैसे होता है या फिर कैसे ग्रो करता है, किस कंडीशन में ग्रो करता है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद अब आ जाओ फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? फाइबर क्रॉप्स होते हैं जो कि फाइबर जैसे लगते हैं, कुछ कपड़े जैसे, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो फाइबर क्रॉप्स के बारे में पहले 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क जो है वो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है ग्रोन इन इंडिया, जो कि इंडिया में ग्रो होते हैं। और पहले के जो 3 मैंने बताए, कॉटन, जूट, हेम्प जो हैं ये हमें सॉइल में से मिलते हैं, मतलब सॉइल में ग्रो होते हैं। और जो मैंने लास्ट बताया नेचुरल सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, जो कि मलबरी ग्रीन लीव्स पे बैठे होते हैं या फिर वहाँ से फेड होते हैं और वहाँ से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। और जो सिल्क वॉर्म से लेके सिल्क बनाने तक का प्रोसीजर होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेरीकल्चर, ऐसा कुछ आ सकता है। तो क्या होता है सेरीकल्चर का मतलब? सेरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, ठीक है। सिल्क वॉर्म का रियरिंग करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। मैं ये नहीं समझा रही हूँ रियरिंग क्या होता है, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी आप इतना ही समझ लो, सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आएगा कॉटन को एक्सप्लेन करेंगे, और हम कॉटन और जूट को एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ, और हम दोनों को नहीं करेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आए हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम कॉटन और जूट को ही वो करेंगे एक्सप्लेन। तो कॉटन क्या है? ये माना जाता है कि जो कॉटन है, मतलब जो इंडिया है वो कॉटन प्लांट का होम है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ओरिजिनल कॉटन ग्रो की जाती है। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम माना जाता है इंडिया को। जो कॉटन है वो एक ऐसा मेन रॉ मटेरियल है जो कि जिसके बिना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो होती है ड्रायर पार्ट्स में ज़्यादा ग्रो करती है, ब्लैक कॉटन सॉइल के ड्रायर पार्ट्स में ज़्यादा ग्रो करती है, वो भी डेक्कन प्लेट्यू के, ठीक है। कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज। 4th पॉइंट, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन भी चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी याद रहेंगी तो इसमें से एटलीस्ट 3 याद कर लेना जो कॉमन है। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। 5th है, ये खारिफ क्रॉप है और इसको 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं मैच्योर होने में, रेडी टू यूज़ होने में, ठीक है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक्सेट्रा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सारी स्टेट्स नहीं मैंने बताई और आपको भी सारी बता के नहीं आनी। वहाँ पे सारी बता के आओगे तो और अच्छी बात है, बट लेकिन सारी याद नहीं रहती हैं, तो उसके आगे एक्सेट्रा लगा देना 3-4 लिखने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया कॉटन का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे जूट। जूट क्या होता है? जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। जूट जो होता है कहाँ पे ग्रो होता है? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है वो, अच्छे से वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल में ग्रे होता है फ्लड प्लेन्स में, ठीक है। जहाँ पे सॉइल जो है, फ्लड प्लेन्स का मतलब हो गया फ्लड आ रही है या फिर वो जो सॉइल है ना वो हर साल रिन्यू होती जा रही है, खुद कोई करता नहीं है उसको रिन्यू, बट टॉप सॉइल हट जाती है तो वो सॉइल जो है रिन्यू होनी चाहिए बार बार, वहाँ पे वो ग्रो होता है,
ठीक है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा इसको, जूट को ग्रो करने के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय और मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जो है वो क्या है, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये किस किस चीज़ों में काम आता है, गनी बैग्स बनाने के, मैट्स बनाने के, रोप, यान, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के काम आता है जूट्स। ठीक है, जूट। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी हाई कॉस्ट की वजह से ये क्या है, ये मार्केट में इसकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। मतलब वैल्यू नहीं कह सकते, इसकी डिमांड ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में महंगी आने लगती है तो उसकी डिमांड कम होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है। तो इसी चक्कर में जो हाई कॉस्ट है इसकी, उसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड कम होने लगी है और सिंथेटिक फाइबर्स की या फिर पैकिंग मटीरियल्स की, नायलॉन वगैरह की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो ये था आपका फाइबर क्रॉप्स। अब उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब कि हमारे एग्रीकल्चर वगैरह में कैसे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए हैं, मतलब चेंजेस आए हैं, सुधार हुए हैं, या फिर बिगाड़ भी हो सकता है। मतलब कि और क्या गलत हुआ है और क्या अच्छा हुआ है। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस होता है बेसिकली। वो बैड भी हो सकते हैं, वो गुड भी हो सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, वो बैड भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं। तो बस हमें ये देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि लैंड को इकट्ठा करके हर लैंड को इकट्ठा करके काम करना। कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स मतलब अलग अलग एरिया में, मतलब जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसको पीसफुली करना, कॉपरेशन बना के रखना। और अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी का अबॉलिशन। इससे क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया कंट्री में। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इन सब चीज़ों को में जो सुधार आया उसकी वजह से बहुत हमारा रूरल जो सेक्टर था वो ग्रो किया है। मतलब वैसे नहीं जितना अर्बन सेक्टर ग्रो किया है, बट लेकिन रूरल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर 5 फर्स्ट ईयर प्लान। हम लैंड रिफॉर्म्स जो है मतलब लैंड में जो चेंजेस आए हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आए हैं, हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने चेंजेस करने के लिए। तो लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस। लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड में जितना भी चेंज आया वो किसकी वजह से आया, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की वजह से। ठीक है, उसके बाद द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या हुआ, हमारी जो लैंड थी जो डिवाइड हो जाती थी और डिवीज़न हो जाता था एक जनरेशन के बाद, वो अब डिवीज़न नहीं होता था, वो एक साथ होके उस लैंड पे काम करते थे। ठीक है, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। हमेशा इससे क्या हुआ कि जो हमारे लैंड होल्डिंग्स वगैरह थी उससे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो गई, नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग। मतलब अलग नहीं होती थी अब वो एक साथ मिलके पूरी लैंड पे काम किया जाता था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनपुट्स और ज़्यादा मतलब इंट्रोड्यूस किए गए 1960 से 1970 के बीच में। ठीक है, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था जो कि किस पे बेस्ड था, टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग पे, या फिर वाइट रिवॉल्यूशन जो था वो स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड था कि कैसे हम इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाएँ। ग्रीन और वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर में बहुत चेंजेस आया है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पे फोकस था, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पे, और वाइट रिवॉल्यूशन किस पे फोकस था कि स्ट्रैटेजीज़ की कैसे हम इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजिकली। ठीक है, उसके बाद 1980s और 1990s में एक जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो चलाया गया, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों ही इंक्लूडेड थे। ठीक है, क्या किया गया, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स चलाए गए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों ही बताए गए। ठीक है, दोनों ही उसमें बहुत इफेक्ट हुए। अब जो क्रॉप का प्रोविज़न था, गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न निकाला क्रॉप इंश्योरेंस करके। ठीक है, ड्रॉट हो गया, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, ये सब अगर होते हैं तो उसका जो पैसा जैसे एक इंश्योरेंस टाइप होता है ना, तो वो निकाल दिया गया, प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज़
establishment of ग्रामीण banks, cooperative societies या banks for providing loan facilities to the farmer at lower rate of interest were some important steps in the direction. मतलब प्रोविजन निकाला गया क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है, ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और बैंक्स वो बनाए गए जो लोन प्रोवाइड करेंगे. इन सब चीज़ों से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए. ठीक है. उसके बाद है आपका किसान क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. ये कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी ताकि जो हमारा इंडिया का फार्मर है वो बेनिफिट हो सके. KCC और PAIS किसान क्रेडिट कार्ड, किसान को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम कि अगर आपका कभी भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है उसके रिगार्डिंग स्कीम बनाई गई जिससे कि फार्मर को बहुत बेनिफिट हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद है आपका कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जो थे फार्मर्स के लिए वो लॉन्च किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए रेडियो और टेलीविज़न पे. मतलब कि कैसा वेदर रहेगा, कैसा वेदर रहने वाला है, ठीक है, आज वेदर कैसा रहेगा, ये सब कुछ वेदर के बारे में बताया गया. और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स की हमें और कैसे हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, मतलब ट्रेनिंग वगैरह वो किस पे दी गई, रेडियोज़ और टेलीविज़न्स पे. फिर उसके बाद क्या, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को चेक करने के लिए कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, ख़राब ना हो. जैसे मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एक प्राइस तय कर देती है, फिक्स प्राइस तय कर देती है कि जैसे मान लो अगर कोई भी है, मतलब जैसे कोई भी क्रॉप है वो 10 रुपीज़ पर केजी बिक रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है 8 रुपीज़ पर केजी पे उसको फिक्स कर देती है. जैसे जो फार्मर है वो 10 रुपीज़ पर केजी पे बेच रहा है अगर, तो जो गवर्नमेंट है वो 8 रुपीज़ पर केजी पे उसको फिक्स कर देती है कि इतना ही इतना अगर फार्मर्स वो नहीं लेते हैं, जो मनी लेंडर्स हैं या फिर जो भी आगे आपके वो हैं बिजनेसमैन वगैरह जो भी खरीदते हैं क्रॉप, अगर वो नहीं लेते हैं तो कौन लेगा, फार्मर्स से गवर्नमेंट लेगी वो चीज़, वो क्रॉप कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, और वो उसको सेव करे जो मर्जी करे चाहे वो फिर. ठीक है. तो गवर्नमेंट लेगी, होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो गवर्नमेंट ने वो भी इंश्योर करा ताकि जो फार्मर्स हैं जिनको फिर उसके बाद जब उनका सामान नहीं बिकता, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर बिल्कुल लो रेट से बेचना पड़ता है, इससे वो बच जाएं और उनकी क्रॉप जो है, उनका जो फसल है, उनका जो अनाज है वो भी बिक जाए और वो भी लॉस में ना रहें. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, तो देखते हैं. 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए थे तो क्या हुआ था, इंडियन स्पाइसेस जो थी एक्सपोर्ट हुई डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और जो फार्मर्स है साउथ इंडिया के उनको और एनकरेजमेंट मिला क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. ठीक है. तो आज तक क्या है कि आज तक इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो होती हैं ना वो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं. इम्पॉर्टेंट जो मसाले वगैरह हैं जो हमारे मतलब कि जब इसका कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन ट्रेडर्स जब आए थे, मतलब वो भी ग्लोबलाइजेशन ही हुआ कि दूसरी कंट्री से लोग आए और वो हमारे स्पाइसेस लेकर गए, एक्सपोर्ट किया उन्होंने स्पाइसेस, तो हमारी जो स्पाइसेस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होने लगी, जिससे कि साउथ इंडियन जो हमारे फार्मर्स थे उनको और मोटिवेशन और वो मिला कि हमें और वो ग्रो करनी चाहिए. ठीक है. जब ब्रिटिश पीरियड था, जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया की, उसने किसको अट्रैक्ट किया, ब्रिटिश को. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉटन जो है ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने लगी एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री जो थी एक मैनचेस्टर था, लिवरपूल था, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में हम मतलब इंडिया में से हम एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन जो थे वो भेज रहे थे बाहर, एक्सपोर्ट कर रहे थे. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉटन है वो हमारा ओरिजिनल होम बताया जाता है, इंडिया का ओरिजिनल होम बताया जाता है कॉटन का. तो वैसे ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड जब आया, जब ब्रिटिश पीरियड था तो उन्हें कॉटन बहुत अच्छी लगी यहाँ की, तो उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट करवाई. तो अब ये है तो ग्लोबलाइजेशन ही ना, कोई भी आ रहा है अगर तो उससे ग्लोबलाइजेशन ही हो रहा है. ठीक है. तो पहले हमारी स्पाइसेस एक्सपोर्ट होने लगी, फिर हमारी क्या होने लगी, फिर हमारी कॉटन एक्सपोर्ट होने लगी. ठीक है. जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो उनको नए नए चैलेंजेस भी फेस करने पड़े. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ पॉजिटिव, उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े. ठीक है. डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबड़ वगैरह के प्रोड्यूसर बनने के अलावा उनको और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो उनको फेस करने पड़े, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी बाहर की कंट्रीज़ की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट थी वो हेल्प करती थी फार्मर्स को, या फिर उनकी वैसे हेल्प करती थी, सब्सिडाइज करती थी, उनको हेल्प करती थी. बट इंडिया की गवर्नमेंट इतना हेल्प नहीं करती थी. ठीक है. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ. बट लेकिन
पर लेकिन धीरे धीरे करके हमारी जो, ये कह सकते हैं हम, धीरे धीरे करके जो हमारा एग्रीकल्चर है और स्ट्रॉन्ग होता गया, और एग्रीकल्चर में और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़, अच्छे अच्छे मतलब मेथड्स, सीड्स वगैरह आने लगे। ठीक है, तो ये आपका था, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वैसे, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार एनसीईआरटी में से रीड आउट कर लेना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये वाला चैप्टर अब आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो इसके 2 पार्ट्स में मैंने ख़त्म करवा दिया चैप्टर। एक्चुअली इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट लेकिन चीज़ें काफ़ी सारी थी, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना था, जैसे व्हीट, राइस वगैरह, बहुत सारे सामान था जिसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, तो इसलिए लेंथी था, वरना ये बहुत ईजी और सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर और ये वाली क्लास में यहीं पे ख़त्म करी हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देख लेना गाइस। पार्ट 1 का मैं बता चुकी हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस lecture here. Hope you like it, and if you like it then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Okay, bye bye guys, take care.